मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं सर। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं। पहली टिप्पणी है, बस शुरू करवा देना। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल को उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले, उसकी आरती उतार देती हैं सर। अभी मुझसे रोहित भाई पूछ रहे थे, यार गोविंद भैया पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा यार रोहित, ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, मगर ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। ये मुझसे पलट के बोले कि आपकी भी नहीं करती। सर जो जवाब दिया है थोड़ा बारीक है, इंटरनेशनल जवाब है, लेकिन अगर जवाब आप तक पहुंच गया तो मुझे यह बताने की आवश्यकता न पड़े कि मैं कहां पर खड़ा हूं, पावर ग्रिड में हूं। बोले कि आपकी भी नहीं करती। मैंने कहा रोहित भाई एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। तालियां थोड़ी कम है आपकी। ये मुझसे फिर पलट के बोले भाई साहब क्यों नहीं करती। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना रोहित बाबू, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है, बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े। बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो भाई, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन कर रहा है यार। इधर के लोगों की ताली थोड़ी कम बज रही है, मेरा आपकी भी चाहता हूं। हालांकि सर एक बात फिर बता रहा हूं कि मुझे पत्नियों पे कविता वो लिखते हैं जो कुंठित होते हैं, जिनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पत्नी से ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की। सर 27 साल हो गए शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। भाई जिंदाबाद है, कमाल है। उस पत्नी पर इतनी लंबी कविता है। पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये होता है जो पति पर तनी रहे, वो पत्नी। अंग्रेजी में बोलो तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पर कविता यार। मुझे तो भगवान कसम जब ये पत्नी शब्द भी कर रहे थे ना इस्तेमाल, तो मुझे पूरे शरीर में कपकपी और झुरझुरी आ रही थी, सनसनी हो रही थी। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आ रहा था जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने मुझसे कहा, बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता ना सर, तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। तालियां तो इस बात पर बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। आज उसकी मांग के धमाके रोजाना कोई न कोई मांग बनकर मेरे कानों में गूंजते साहब, और मैं इन बालों को इतना खो चुका हूं कि इसमें मांग नहीं निकल पा रही है। यहां गया हूं सर। ऐसा नहीं नारायण जी, मैंने उससे निजात पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। मेरी सारी तकलीफ उन्होंने सुनी, फिर मुझे पकड़ के कोने में ले गए। और कोने में ले जाने के बाद जो एक पंक्ति उन्होंने बोली साहब, वो सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। तालियां फिर कम बजा रहे हैं आप, थोड़ा इधर की भी चाहिए मुझे। तो सर तो हम तो उसमें भी उलझे हुए हैं। लेकिन जैसा कि मेरे भाई ने बताया, पत्नी पत्नी होती है, उसी से घर होता है। शहरों में खो जाने वालों सुख हो, छोटे गांव बड़े हैं। शहरों में खो जाने वालों सुख हो,
छोटे गांव बड़े हैं, ऊंचे ऊंचे बरगद सारे लिए जमी पर छांव खड़े हैं, और उसी रोज से खुले हुए हैं जन्नत के सारे दरवाजे, घर के दरवाजे पे जब से ग्रह लक्ष्मी के पांव पड़े हैं। तो हम तो आज अगर यहाँ हैं तो उसी के हवाले घर घर के आए हैं निश्चित रूप से, और हम जानते हैं कि वो सब सफल होगा। वक्त की कमी है, मैंने आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात की, मेरा विषय नहीं था। मैं जिस विषय पर हूँ, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि मैं व्यंग्यकार हूँ, मैं एक आध दो उदाहरण व्यंग्य के दूंगा आपको, और ये कोशिश करूंगा जानने की कि आप व्यंग्य समझ पा रहे हैं। अगर आप समझेंगे तो फिर मजा आएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। पहला, एक सब्जी वाले को जब ग्राहक ने देखा कि 20-25 मिनट से सब्जी पे पानी छीटे ही जा रहा है, तो उस ग्राहक के अंदर का व्यंग्यकार जागा। वो सब्जी वाले से बोला, भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। कोई बात नहीं, मैं दूसरा इस्तेमाल करूंगा, शायद वो पहुंचे आप तक। एक 85 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो। बेटा अब तो खाने का ही वक्त हो गया, तू अब चाय पे चाय क्यों ला रहा है राजा? चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते। मत कहो। हाँ हाँ, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है इसीलिए। हाँ बेटा हो गया, बेटा बस 5 मिनट बैठ जा बेटा। राजा आजा। वो अपनी बॉस की सुनेगा आपके। बस 10 मिनट बाद हम तेरे पास ही आ रहे हैं भाई। सर ध्यान से सुनना, दूसरी बात बता रहा हूं। 85 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो। 85 साल के, 2 महीने में पकते ही पैसे 3 गुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। यार मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं पावर ग्रिड में खड़ा हुआ हूं। सर व्यंग्य की आवश्यकता कब लगती है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसीलिए व्यंग्य पैदा होता है, और कोई कारण नहीं है। हमारे आमने सामने जो दिख रहा है वो व्यंग्य पैदा करता है, और कोई कारण नहीं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे आर्यभट्ट एक दिन बड़ा फुर्सत में बैठे हुए थे। फुर्सत में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, यार एक काम करो, उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाओ जो अपनी पत्नी से नहीं डरते हैं। और उसी दिन भाई साहब उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। ये भी बारीक था। मैं और आसान करता हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं और आसान करता हूं। नमस्कार सर। एक आखिरी उदाहरण है ये, इसके बाद फिर कोई उदाहरण नहीं दूंगा। मगर ये भी नहीं समझोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा पाएगी। हमारे एक बड़े व्यंग्यकार हुए हरिशंकर जी परसाई, सुना होगा नाम किसी ने तो। क्या प्यारी बात कही उन्होंने। एक पेड़ पर उल्लू बहुत बैठते थे सर। पेड़ रात दिन उल्लुओं से परेशान कि इन उल्लुओं से कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन वो पेड़ कट गया तो पेड़ बड़ा खुश हुआ कि चलो उल्लुओं से छुटकारा मिला। बाद में उस कटे हुए पेड़ की जो लकड़ियां थी उसकी संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। पीछे के लोगों अब तो जाग जाओ, या बैठने ही आए हो। सर ये व्यंग्य है, बस ये इशारे में व्यंग्य हो जाता है, कभी कभी इशारे में। मैंने एक नेताजी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। मैं इशारे में व्यंग्य पहुंचा रहा हूं और मुझे बताना नहीं पड़े कि मैं कहां खड़ा हूं। मैंने एक नेताजी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। नेताजी ने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और आसमान पे थूक दिया। दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। और अगली पंक्ति पे सिर्फ वो लोग ताली बजाना जो 6ठी क्लास से ऊपर पड़े हुए हों। लॉजिकली बता रहा हूं दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है।
काश नेताजी छठी क्लास भी पढ़े होते तो समझ जाते गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कोई चीज है। बस ये व्यंग है। और पीछे के लोगों फिर जागना कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। व्यंग की दूसरी पंक्ति पकड़ लो तो मुझे भी महसूस करवाना कि आप अच्छी तरीके से ही सुन रहे हैं। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये आग मैं जब तक भी लगा सकता हूं जब तक सब मिलके नहीं बजा लो। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे जब ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना। एक हाथ से पकड़ लेना, दूसरे हाथ को कि न बजे, लेकिन दूसरा हाथ पहले हाथ से अगर हाथ छुड़ा ले कि नहीं यार बजानी पड़ेगी इस बाली पे, तो फिर इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना लेना, दोनों आसमान में हाथ उठाकर। जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ व्यंग की पंक्ति और आपके हवाले कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। सैल्यूट करता हूं आपको। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता, दूसरा हुआ होता, दूसरा। लीजिए साहब, जैसा मुझे बताया गया है मेरी प्यास तो भी बहुत ज्यादा वाली है जी। समापन कर सकते हैं, एक आध कविता और पढ़ दूं, बस आपका आदेश हो गया तो कोई बात नहीं। व्यंग वाला मामला ठीक हो तो मैं व्यंग सुना दूं एक और जी। ये मारेंगे मुझे, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। नहीं, हालांकि पेमेंट की कोई बात नहीं है। आज तो डिजिटल खिड़की और पावर ग्रिड प्रेम भाव, हमें इज्जत तमगे और साफे खूब मिलते हैं। कविता खर्च करते हैं, मुनाफे खूब मिलते हैं कि हम उनसे नहीं मिलते कि जिनसे दिल नहीं मिलता, वरना सर झुका दें तो लिफाफे खूब मिलते हैं। तो ये आज की शाम लिफाफों के लिए नहीं, आपकी मोहब्बत के लिए। आपने कह दिया कि एक कविता और हो सकती है, तो एक कविता में बिल्कुल नई वाली, नई नकुल कविता, और इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं कि अगर आप लोग दस्तखत कर देंगे, सील लगा देंगे तो पूरे देश में पढ़ी जाएगी। कविता का आधार यूं है सर के अभी आपने एक न्यूज चैनल पे, कई न्यूज चैनल पे ये खबर बराबर आ रही है कि हिंदुस्तान जर्मन के वैज्ञानिकों ने एक कार इजाद की है जो स्पीड के साथ रंग बदलेगी। जैसे जैसे वो कार चलेगी उस कार के रंग बदलेंगे। मेरे ख्याल से कोई अछूता नहीं होगा, इस खबर को हर चैनल वालों ने खूब दिखाया है। जर्मन के वैज्ञानिक और कार का रंग बदलना, बस ये दो बात ध्यान रखना।
हालांकि मैं तो इन विदेशी वैज्ञानिकों से कहता हूं सर कि क्या खाक विज्ञान है आपका। हमारे न्यूटन हुए इंग्लैंड के, उन्होंने एक नियम बना के बताया कि कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। भुवनेश्वर में आप यहां कागज पे वजन रख दो, उसके बाद कागज थोड़ा बहुत हिलता है। ये व्यंग की पंक्ति थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे मौके आएंगे। सुनिएगा कि अभी अभी आपने भी सुना होगा एक नया समाचार कि जर्मन के वैज्ञानिकों ने इजाद कर दी रंग बदलने वाली कार। अरे मूर्खों, हमने तो ऐसी छोटी मोटी उपलब्धियों का कभी बखान नहीं किया, तुम रंग बदलने वाली कार बना के इतरा रहे हो। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं किया। भाई सैल्यूट करता हूं आपको, आपने कविता को संभाल लिया शुरू से ही। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं किया। रंग भी ऐसा बदला कि आसमान के इंद्रधनुषी रंगों को सुप्त कर दिया और रंग बदलने में माहिर गिरगिट प्रजाति को ही वातावरण से मुक्त कर दिया। और अगली दो पंक्ति फिर संभालना पीछे के लोगों, आप भी। वैसे भी तुम्हारी कार का रंग तो तब बदलता है जब कार मालिक खुद बटन दबाता है कारों के। अरे हमारे यहां तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। हमारे यहां तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। मूर्खों, क्या खाकर हमसे मुकाबला करोगे? अभी घुटनों के बल बैठकर पानी भरोगे। हमारे यहां खूबसूरती को देखकर नियत रंग बदल लेती है। दो झूठों में फंस जाए तो हकीकत रंग बदल लेती है। दारू की एक बोतल के बदले में वोट का रंग बदल जाता है और 2-4 साल से ज्यादा नहीं टिकता, नोट का रंग बदल जाता है। और व्यंग की एक पंक्ति दे रहा हूं सिर्फ। मुर्गियां रंगीन सपने देख भर लें तो अंडों का रंग बदल जाता है। मुर्गियां रंगीन सपने देख भर लें तो अंडों का रंग बदल जाता है। और नेताजी को पार्टी का टिकट न मिले तो झंडों का रंग बदल जाता है। जेब में व्यवस्थाएं हसीन हों तो व्यवस्थाएं रंग बदल लेती हैं और मार्केट में नए बाबा के लॉन्च होते ही आस्थाएं रंग बदल लेती हैं। सिर्फ रंग बदलने वाली कार पर इतना हाहाकार। अरे हमारे यहां रंग बदलते हैं रिश्ते, रंग बदलती है मोहब्बत, रंग बदल लेता है जन्म जन्म का प्यार। मगर 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 एक बात की खुशी है दोस्तों कि ये सारा हिंदुस्तान इस एक अदद प्यारे से एहसास में सिमटा हुआ है कि हम जिए या मरे, हमारे जहन से 3 रंगों के तिरंगे का एहसास आखिरी दम तक लिपटा हुआ है। और विदा करना अंतिम 2 पंक्तियों में, तिरंगे का एहसास आखिरी दम तक लिपटा हुआ है तो क्या उतारेगा कोई? ये रंगे हिंदुस्तान है और इन 3 रंगों पर हमारी जान भी कुर्बान है। इन 3 रंगों पर हमारी जान भी कुर्बान है। और इस कवि सम्मेलन की अंतिम 4 पंक्तियां, चूंकि मैं यहां देख रहा हूं कि कई माताएं बहनें मेरी भाभियां बैठी हुई हैं। स्त्री का जो एक सबसे प्यारा रूप होता है वो माँ का होता है। माँ की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ और माँ की 4 पंक्ति के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करना चाहता हूं। कविता की 4 पंक्तियां कैसे उपजी सर? भोपाल में कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन की रात में अपने मित्र के यहां रुक गया। जब मैंने सुबह देखा उठकर तो उसकी 93 ईयर की मदर, आलोक शर्मा उस मित्र का नाम है, 93 ईयर की मदर बढ़िया हालत में काम काज कर रही। मुझे अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा, यार माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मित्र बोला, राठी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तकलीफ है कि रात को नींद में बोलती बहुत है। न जाने उसने किस मुहूर्त में बात कही। मैंने घर आने के बाद 4 पंक्तियां लिखी। 4 पंक्तियां क्या लिखी? गोविंद राठी आपको याद रहे न रहे, लेकिन एक दावे के साथ पढ़ता हूं कि अगर आपको आपकी माँ रात को नींद में बोलती हुई दिख गई तो आपको मैं भी याद आऊंगा और मेरी पंक्तियां भी याद आएंगी। विदा करना। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है,
जोंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है। जोंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है। वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर, समझते हम ये हैं मां नींद में भी बड़बड़ाती है।